नमस्कार मित्रों, मैं आपका फ्रेंड सत्येंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। इससे पहले आज का जो मैं लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है आईयूसीएन पर आधारित था, जहां पर मैंने संक्षिप्त में आईयूसीएन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके सामने रखा था। वो पॉइंट जो हैं आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज एक बार जरूर देखिए, हो सकता है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑफकोर्स कोई डाउट नहीं है कि वो लेक्चर इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर आप कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर मैं बनाने जा रहा हूं वो आपका जीएस पर आधारित होगा, जनरल स्टडीज पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग इतिहास की अवधारणाएं स्पष्ट करने की कोशिश मैं आपके सामने करूंगा। बिल्कुल बेसिक लेक्चर होगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट करते चलेंगे। नोट इसलिए करना है हम लोग को क्योंकि दिमाग में 2 GB 4 GB 6 GB जब भर जाएगा तो वो हैंग करने लगेगा, और वो आपका हैंग करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर उस चीजों को अगर आप नोट करते हो रजिस्टर में तो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा और इम्पोर्टेंट होगा, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आपके काम में आएगी। तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि लेक्चर सुनने के बाद आप दूसरा लेक्चर कहीं सुनोगे, उस वीडियो जो आपका डिलीट ना हो, इसलिए उन बातों को नोट कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये इतनी सी बेसिक सी बात रही। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, क्वेश्चन मार्क बोला। सबसे पहले देखिएगा, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, नेट जीआरएफ दे रहे हैं और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो वो जरूर पूछ सकता है कि हिस्ट्री क्या है, और एक जनरल सामान्य जानकारी के लिए भी पूछ सकता है कि हिस्ट्री क्या होती है। तो हिस्ट्री को सब लोग यही समझ रखते हैं, सब पुरानी चीजें या अतीत की घटनाएं, और एक एक डेफिनेशन आपके सामने उभर के आती है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन बोली है वो अधूरी है। अगर जब हम ये बोलते हैं ना कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अरे यार, अतीत की घटनाएं तो बहुत सारी हैं, विश्व में इतनी घटनाएं घटित हुई हैं, क्या सभी घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं क्या? क्या सभी घटनाएं हमारी टेक्स्ट बुक सिलेबस में होती हैं क्या? नहीं, इतना पॉसिबल नहीं है। यानी कि सभी घटनाओं का नहीं, वो महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं और जो हमारे वर्तमान संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इतिहास वो है जिसमें हम लोग अतीत की सभी नहीं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करते हैं, और वो महत्वपूर्ण अध्ययन किसी न किसी रूप में हमारे आज के समाज को प्रभावित करती हैं, या समाज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को, इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। वो आपका इतिहास कहलाएगा। ऐसे तो सब इतिहास हो गया तो हमारी इतना सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा, वो महत्वपूर्ण। ठीक है, ये एक जनरल एक जानकारी हुई आपके सामने। इसके आगे हम ये भी समझते हैं कि जो वर्ड इतिहास है, हिस्ट्री, ये दो शब्दों से निकलकर सामने आता है, एक इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हास का अर्थ होता है ऐसा होना। इति का अर्थ ऐसा ही, हास का अर्थ कुछ होना, यानी कि दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो ऐसा कुछ हुआ होगा या ऐसा ही हुआ होगा। तो ऐसा कुछ हुआ होगा, उन घटनाओं की, कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं जो हमारे समाज में किसी न किसी रूप में व्यापक प्रभाव छोड़ती हैं। तो ठीक है, तो इतिहास का मीनिंग भी आप ध्यान में रखिएगा। ये एक जनरल एक बात करी मैंने आपसे। अब देखिएगा, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर ही लेक्चर हमारा होगा, जहां पर विश्लेषण करने की भी कोशिश करेंगे। अब देखिएगा, मुख्यतः इतिहास को 3 वर्गों में कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया है। कौन से हैं वो 3 वर्ग, ध्यान से समझिएगा। पहला है आपका स्टोन एज। क्या है पहला आपका? स्टोन एज या प्री हिस्ट्री। स्टोन एज को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाषाण युग। और स्टोन एज को क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग का अर्थ होता है कि बहुत प्राचीन। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, पहला वर्ग जो विभाजित किया वो अपन ने बोला स्टोन एज या पाषाण युग या प्री हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये इतनी बात रही एक। दूसरा क्या बोला अपन ने, वर्गीकरण क्या है, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में आद ऐतिहासिक काल। ध्यान से समझिएगा, आद ऐतिहासिक काल वो समय है जहां पर हमें कुछ लिखावट के रूप में लिपि के माध्यम से कुछ लिखावट तो पाई गई है किसी मूर्ति पर या दीवार पर, लेकिन वो लिपि अभी तक वर्तमान में भी पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, आज से समझ रहे हो ना, आद ऐतिहासिक यानी कि चीजें हैं लिखित रूप में लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए इनको आद ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हम जानते हैं, जितनी भी जानकारी मिलती है हमें खुदाई के माध्यम से मिलती है, क्योंकि उसकी लिपि जो होती है अभी तक नहीं पड़ी। खुदाई के माध्यम से जानकारी मिलती है कि इतना वर्ष पुराना ये इमेज है, उस पर जो लिखावट है वो हम नहीं पढ़ सके। अगर पढ़ लें आज तो हमें और भी ज्यादा जानकारी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में मिल सकती है। तो सिंपल सा प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद ऐतिहासिक काल वो समय जहां पे साहित्य देखने को तो मिलता है किसी न किसी रूप में, लेकिन वो रीडेबल नहीं है, आपका पढ़ा नहीं जा सका। ये दूसरा भाग था। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी इसका एग्जाम्पल हो सकती हैं। अब तीसरा वो समय है जिसे हिस्ट्री के नाम से ही जाना जाता है, हिंदी में ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। और ये वह समय है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसकी लिपि या इसके साहित्य को हम लोग रीड कर सके और जान सके कि ये क्या लिखावट इसकी पाई गई है। जैसे मौर्य युग, महाजनपद, मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये सब इतिहास के वो पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें लिखित रूप में साहित्य के माध्यम से लिपि इनकी पढ़ी जा सकी। ये इतिहास की कैटेगरी में आते हैं। और मुख्यतः इतिहास का समय जो होता है वो 600 बीसी से ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। कितना बोला, 600 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और 600 में वर्तमान के अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है ना आपका, तो इसमें 2000 में 600 जोड़ दोगे यानी कि 2600 वर्ष पुराना समय जो कहलाता है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। आपको जैसा कि आपको पता हो, जो मौर्य वंश की बात करें, महाजनपद की बात करें, जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, ये 6वीं सदी ईसा पूर्व भी तो थे। यहाँ पर हमें पाली हो गई या प्राकृत हो गई, ये ग्रंथ हमें लिखित रूप में साहित्य के रूप में तो हैं जिनको हम रीड कर सके हैं, तभी तो इसको इतिहास में शामिल किया गया है। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां आपकी प्रोटो हिस्ट्री में शामिल है, आद ऐतिहासिक काल में शामिल है, जिनको हम लोग रीड नहीं कर सके। जबकि आज हमारा लेक्चर ना तो प्रोटो पर होगा ना ही हिस्ट्री पर होगा, पूरा का पूरा हमारा लेक्चर स्टोन एज पाषाण युग पर होगा। और मैं आपके सामने जो होस्ट हूँ, बैठा हुआ हूँ, वो पत्थर के सामने घूमते हुए नजर आएंगे, या हमारी दुनिया या हमारी जीविका या हमारी आजीविका उस पत्थर के साथ घूमती हुई नजर आएगी, क्योंकि हम लोग पाषाण युग को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे स्टोन एज बोलते हैं, जिसे प्री हिस्ट्री बोलते हैं। इसी को समझना है हमें और ध्यान से समझेंगे। जनरली आप एनसीईआरटी या कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो तो वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा समय में वेरिएशन देखने को मिलेगा कि इसका समय इतने से लेके इतने तक है, तो उस पर बहुत ज्यादा ना घबराइएगा। ठीक है, अब जैसे स्टोन एज की ही बात चल रही है, तो स्टोन एज का आप इतना समझ लीजिए, जो समय है वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो वो 26 या 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का माना जाता है। क्या बोला मैंने, 25 या 26 लाख बीसी से स्टूडेंट्स 10,000 बीसी तक का समय माना जाता है। और जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं, बीसी का अर्थ समझ जाइए, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, अगर लिखा हुआ है 600 बीसी और बीसी का अर्थ ईसा के जन्म से पूर्व, और अभी क्या चल रहा है, एडी, और 2000 साल निकल चुके हैं, 600 प्लस 2000 यानी कि 2600, यानी कि 2600 हम समय कैसे निकालते हैं, जैसे बीसी लिखा हो, जैसे लिखा होगा 500 बीसी,
तो इसका मतलब ये समझ लीजिए 2000 जोड़ दीजिए, क्योंकि 2000 तो हो गए, 500 वो जोड़ दीजिए। तो अगर आपसे बोलता है कि मोर वंस, एग्जाम्पल तौर पर समझ रहे हैं कि 500 BC समय का है, तो 2000 ये है जो चल रहा है, 500 वो, यानी कि मोर वंस 2500 वर्षों पुराना है आपका। ठीक है, 2500 ईस्वी का है या वो 500 BC का है। इतनी बात रही। ये तो एक जनरल एक बात रही। हम टॉपिक पर आते हैं, स्टोन एज पे। अब देखिएगा, मैंने आपको समय बोल ही दिया है, कितना बोला, 25 लाख या 26 लाख BC से 10,000 BC तक का जो समय है वो स्टोन एज होगा। अब मुद्दा ये है कि स्टोन एज इतना छोटा नहीं है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत समझ के डिवाइड करिएगा। स्टोन एज को अब आप डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले डिवाइड करोगे आप लोग पैलियोलिथिक, या जिसे बोलते हैं पुरा पाषाण काल। बहुत ध्यान से समझिएगा, पुरा पाषाण काल। दूसरा इसका भाग होता है मेसोलिथिक, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य पाषाण काल। तीसरा होता है नव पाषाण काल, जिसे बोलते हैं नियोलिथिक। जहां भी लिथिक शब्द देख रहे हो ना, उसका अर्थ होता है पत्थर, और नियो हो गया तो वो नव, तो नियोलिथिक बन गया नव पाषाण। मेसोलिथिक बन गया, मेसो का अर्थ मीडियम यानी कि बीच का, मध्य पाषाण काल। और कभी कभी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। मैं आपको बता देता हूं माइक्रोलिथिक एज के नाम से क्यों, क्योंकि माइक्रो होता है छोटा, यानी कि यहाँ पर जो पत्थर पहले बड़ा होता था उसको दोनों साइड से काट दिया, छोटा कर दिया, इसलिए यहाँ पर माइक्रोलिथिक नाम आ गया होगा। ठीक है, और मेसो का अर्थ जैसे बीच में आ ही रहा है। और तीसरा हमने बोले ये पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक सबसे प्राचीन समय है भैया, यही आपका स्टार्ट होगा 25 लाख साल से स्टार्ट होता है ये आपका ये समय, और लगभग 50,000 वर्ष तक चलेगा आपका, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैलियोलिथिक जो है ना, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीनों की फीचर्स जो हैं वो हम आपके सामने शेयर करते हैं। पैलियोलिथिक में एक ध्यान रखिएगा, जिसे पुरा पाषाण काल बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जब हम बुक्स फॉलो करते हैं तो वहां पे लिखा होगा पुरा पाषाण काल, और आपसे ये बोलेगा इनमें से कौन सी साइड पुरा पाषाण काल की है। ठीक है, इनमें से कौन सी साइड मध्य पाषाण काल की है, इनमें से कौन सी साइड नव पाषाण काल की है, इतना आता है एग्जाम में। तो ध्यान में रखिएगा, पैलियोलिथिक को भी आप 3 डिवीजन बना लीजिए। ठीक है, मैं आपके सामने बता रहा हूं, ये मान लीजिए पैलियोलिथिक है, तो पैलियोलिथिक का ये जो हाथ है, ये निम्न, फिर मध्य, फिर उच्च। ध्यान से समझिएगा, पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं, 26 लाख से जो समय स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले पैलियोलिथिक का, इसको पहले सबसे पहले निम्न, फिर मध्य, फिर उच्च। उच्च कहने का अर्थ यह है कि उच्च पुरा पाषाण काल बाद में आएगा, फिर क्या है, मध्य, फिर निम्न। निम्न सबसे पहले आएगा, निम्न, मध्य, उच्च। तो ध्यान में रखिएगा, पुरा पाषाण काल को 3 वर्गों में पुनः विभाजित किया गया है। पहला है आपका निम्न, फिर है मध्य, फिर है उच्च। उच्च बाद में आएगा। और ये जो समय डिवीजन है, जब उच्च की ओर पहुंचोगे तो समय जो होता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक इतनी बात रही। अब इसको सिंपल सी बात है भैया, पुरा पाषाण काल की बात हो रही है, इतना समय पुराना है, लाखों साल की बात कर रहा है, और हम जानते हैं कि पृथ्वी जो 400 करोड़ वर्ष पुरानी है, उसकी उत्पत्ति एक दिन में तो हुई नहीं है ना। और पहले हम जानते हैं कि पूरा का पूरा जो पृथ्वी था बर्फ से ढका हुआ था। अब एक बात बताओ भैया, जब बर्फ से ढका हुआ है, पुरा पाषाण काल जो है, जो लाखों वर्ष पुराना है, पूरा का पूरा ढका हुआ है बर्फ की चादरों से, तो क्या वहां पर इस बर्फ की मोटी मोटी चादरों में छोटे मोटे जीव जंतु पेड़ पौधे जी पाए होंगे? नहीं, उधर ही दब के फंस के मर गए होंगे। यानी कि पुरा पाषाण काल में आपको बड़ा जीव देखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि छोटा जीव और छोटा पौधा वहां पे सरवाइव कर ही नहीं सकता इतने लो टेम्परेचर में, इतनी ठंडक में। इतनी बात अब समझिए। अब जब बड़ा जीव यानी कि डायनासोर समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि जोरासिक युग भी आया होगा। अब जब बड़ा पत्थर है, एक बात बताओ भाई, जब इसका नाम अपन ने पुरा पाषाण रखा, इतना नाम है, पुरा का अर्थ मतलब प्राचीन, पाषाण यानी कि पत्थर। अब यहाँ पर इतना बड़ा जीव देखने को मिला होगा,
तो भैया एक बात बताओ सत्येंद्र जी और राहुल जी, जो भी हो, अगर आपके सामने बड़ा जीव आ जाए तो क्या उसको छोटे से पत्थर से मार दोगे क्या? नहीं भैया, यही रीजन है कि पुरापाषाण काल में जीवों को मारने के लिए जब बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, ये बड़ा बड़ा पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, तभी तो उसको फेंक के मार देते थे, वो मर जाता होगा, ऐसे ही कुछ होता होगा। तभी तो इसका नाम पुरापाषाण काल पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि पुरापाषाण काल वो समय है, इतनी हिम एज का समय है, जहां पर जीव जंतुओं का रहना इतना पॉसिबल नहीं रहा होगा, छोटे मोटे, और जो जीव रहे होंगे वो बड़े हैं। और सिंपल सी बात है, बड़े जीव हैं तो उनको मारने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। बड़े पत्थर जो थे ना, उन पत्थरों को बोलते हैं टूल। इसलिए इस संस्कृति को कोर टूल संस्कृति के नाम से भी जानते। कोर का अर्थ है बड़े बड़े पत्थर, जो पुरापाषाण काल में इस्तेमाल किए गए, चाहे वो निम्न में हो, फिर वो मध्य में हो, फिर वो उच्च में हो। इतनी बात रही। और जैसा कि हमने आपसे पहले ही बोल दिया गया है कि पुरापाषाण काल का जो समय है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें 5 लाख से स्टार्ट होता है, और वैश्विक स्तर की बात करें तो 25 लाख या 26 लाख से स्टार्ट होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में 5 लाख क्यों? यानी कि इससे पहले की जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है, नहीं मिलती होगी, उसका भी कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। अगर ज्योग्राफी में जाएं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी। ड्रिफ्ट थ्योरी से क्या हुआ होगा, यहां से चीजें सरकी होंगी, क्योंकि हमें पता है कि पहले इक्वेटर के पास था, फिर सड़क के ऊपर चला गया होगा। जब ऊपर कोई चीज सरकी होगी तो पुरानी चीज हाथ से रिप्लेस हो गई होगी, उसकी जानकारी स्लिप कर गई हमसे, और फिर बाद में जो जानकारी मिली होगी वो हमारे पास अवेलेबल है, और वही अवेलेबल हमें हमारे पास जो है वो 5 लाख समय से काउंट होती है। इतनी बात हो गई। तो ये था पुरापाषाण काल। ठीक है, अब सिंपल सी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सी साइड पुरापाषाण काल की है। देखिएगा, पुरापाषाण काल की तीन चार साइड ध्यान में रखते हैं। एक सोहन घाटी, जो कि वर्तमान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अब पाकिस्तान में है। दूसरा है आपका बेलन घाटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बेलन वैली। कहां पर है? इलाहाबाद मिर्जापुर के पास। ठीक है, बेलन वैली, इसी से रिलेटेड आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा। तो अपन ने क्या बोला? स्वान घाटी, बेलन घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है पुरापाषाण काल के। भीमबेटका भी। ठीक है, 3 यहां पर मैंने आपको बताया जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक स्वान बोला, एक बेलन घाटी बोला आपका, और तीसरा हमने बोला भीमबेटका। यानी कि इंसान इस हिम युग में, पुरापाषाण काल में भैया खुला तो घूमेगा नहीं, भैया कहीं ना कहीं चट्टानों में दुका हुआ रहता होगा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडक है ना, तो वो गुफाओं में रहता था, केव्स में रहता था। और जब मौका मिलता होगा, कोई बड़ा जीव दिखता होगा तो उसको मार देता होगा पत्थर से पटक के। और एक बात बताओ, बड़ा जीव है तो उसका जो मीट है, या हम ये बोलें फूड जो है, कम दिन तक चलेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा? भैया बड़ा जीव है तो उसका जो भी खाना होगा देर तक, ज्यादा समय तक भी चलेगा। ज्यादा समय तक चलने का रीजन ये भी है क्योंकि कम टेम्परेचर में खाना खराब नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात रही। और सिंपल सी बात है कि ये फूड को कलेक्ट कर रहे हैं, खाद्य संग्राहक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए पाषाण युग के लोग फूड कलेक्टर के नाम से या खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाने जाते हैं। इतनी बात हो गई। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक है, और एक बात और, पुरापाषाण काल में आप लोग ने हथौड़ी, जिसे हम लोग हैंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, कि हैंडेक्स जो कुल्हाड़ी जो होती है सबसे पहले इस्तेमाल भी करी गई आपकी। इतनी बात हो गई। अब पहुंचते हैं भैया मध्य पाषाण काल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे मेसोलिथिक और माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं। और इसका समय 10,000 से 6,000 बीसी तक रहेगा। कितना? 10,000 से 6,000 बीसी तक का समय रहेगा। यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, 5 लाख से जो समय हमने काउंट किया था वो पुरापाषाण का था, और 10,000 बीसी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे समय, 6,000 बीसी तक का समय, वो मध्यपाषाण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपसे बोला कि इसका नाम माइक्रोलिथिक भी है, यानी कि यहां पर पत्थर, जैसे कि पहले बड़ा पत्थर था, तोड़ दिया, पत्थर माइक्रो बन गया,
यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि नुकीले पत्थर देखे गए और छोटे पत्थर देखे गए। अब एक बात बताओ यार, छोटा पत्थर देखा गया होगा तो यहां पर जीभ में वेरिएशन भी देखा गया होगा, यानी कि पहले बड़ा था, अब जीभ हो सकते हैं छोटे हों। और इसको संक्रमण काल भी बोलते हैं। संक्रमण समझ रहे हो ना, कि यहां पर आज से 10,000 बीसी की बात करें ना, तो क्लाइमेटिक चेंज होने लगे थे। जो लाखों का समय था जहां पे पृथ्वी ढकी थी बर्फ से, जब वो लाखों से होते हुए हजारों में आई, 10,000 बीसी पर पहुंची, तो ये पृथ्वी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी ठंडी। अब टेम्परेचर राइज करने लगा, धीरे धीरे टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो जीवों में भी विभिन्नता आएगी, है ना। सिंपल सी बात है। अब मौसम थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ध्यान से समझते हैं, तो जीवों में भी वेरिएशन आएगी, जीव थोड़े छोटे देखे गए। अब जीव जो थे उनको मारने के लिए माइक्रो पत्थर इस्तेमाल किया गया। कहां पर? मध्य पाषाण काल में। और साथ में यहां पर यह भी देखा गया कि जब कोई दूर पे जीव होता था, उसको मारने के लिए ये लोग नुकीले तीर धनुष आकृति वाले टूल्स, वेपन्स भी इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे नाव आकृति वाली जो होते हैं ना, नाव आकृति वाले तीर धनुष इन्होंने इस्तेमाल किए, दूर से फेंका 45 डिग्री पर, तो वो जाके जानवर में लगा और जानवर वहीं पे चित गिर गया। यानी कि 45 पे फेंकने का अर्थ ये है, फिजिक्स के छात्रों, मैक्सिमम रेंज अगर हम लोग 45 पर फेंकते ना तो बहुत दूर तक जाता है। तो वही चीज मध्य पाषाण काल में देखी कि लोग समझ रहे थे कि अगर इसको ऐसे फेंकते हैं तो ये 45 पे जाके दूर तक गिरेगी और जानवर, हम क्लोज ना जाना पड़े, वहीं से मर जाएगा। एक बात ये, यानी कि, और ये मैक्सिमम रेंज जो फिजिक्स में या मैथ्स में पढ़े होंगे ना, R बराबर U स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2G, थीटा बराबर 45 रखते हैं तो पत्थर दूर तक जाता है। और ऐसे ही तो मिसाइल प्रक्षेपास्त्र करते हैं हम लोग, इसीलिए मध्य पाषाण काल को हम लोग प्रक्षेपास्त्र तकनीक के इस्तेमाल के रूप में भी जानते हैं। यानी कि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि थीटा बराबर 45 या प्रक्षेपास्त्र तकनीक का इस्तेमाल हमने किस पाषाण काल में किया, तो ध्यान में रखिएगा मध्य पाषाण काल में किया। और यहाँ पे वेपन्स छोटे होते गए, पत्थर छोटे होते गए, उसका भी अपना एक रीजन है। और ये आपका संक्रमण काल भी है। इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो मध्य पाषाण काल है, इसकी कुछ ना कुछ साइट्स जो होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखेंगे कि 10,000 बीसी जो समय में बोल रहा हूं, यहां पर बदलाव देखने को मिले। यहां पर पशु पालन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। दो जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले वो किस काल में मिले? मध्य पाषाण काल में मिले। और वो साइट्स कौन कौन सी हैं, तो ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नाम की एक जगह हुआ करती थी, और राजस्थान का एक बागोर नामक स्थान हुआ करता था। तो यहाँ पर हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यानी कि वो बाड़ा बनाकर घर की सुरक्षा के लिए या खुद के इस्तेमाल के लिए उनको पालते थे, पशुपालन करते थे। ध्यान रखिएगा, तभी तो बोला अपन ने पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। लेकिन भैया ये उसका मिल्क प्रोड्यूस करना नहीं जानते थे, जरूरत पड़ती थी तो उसको काट के खा भी जाते होंगे। इतनी बात रही, जनरली एक बात करी। तो ध्यान रखिएगा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। और अपन ने दो नाम भी बोले आपके, बागोर का नाम लिया अपन ने, और आदमगढ़ का भी नाम लिया। एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि यूपी जीके जीएस की बात करें ना, तो मध्य पाषाण काल में हमें एक चीज और देखने को मिलती है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक मिर्जापुर है आपका, है ना, वहां पे सराय नाहर नाम का स्थान है। वहां पर प्रतापगढ़ के पास सराय नाहर नाम का एक प्लेस है। वहां पर इंसान का पहली बार जो कंकाल है वो देखने को मिला था इस साइड पर, वो मध्य पाषाण काल में ही देखने को मिला। तो ये थी मध्य पाषाण काल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये संक्रमण काल है, यानी कि पुरा पाषाण काल मैंने बताया आपको, मध्य पाषाण काल बताया, और मध्य बीच में पड़ रहा है तभी मध्य पाषाण है। और छोटा माइक्रोलिथिक क्यों बोल रहे हैं वो भी हमने आपको बताया। अब हम लोग पहुंचेंगे नव पाषाण काल।
नव पाषाण, जैसे नाम से पता चल रहा है नव, यानी कि कुछ ना कुछ क्रांतिकार बदलाव तो अवश्य आए होंगे, है ना। कैसे आए होंगे समझिएगा। जब हमने ये बोल दिया कि मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 बीसी है, तो नव पाषाण काल 6,000 बीसी से 3,000 बीसी मान लीजिएगा। ठीक है, 10,000 बीसी से 10,000 बीसी तक तो अपन ने वो बोल दिया था मध्य पाषाण, है ना। तो नव पाषाण को अपन ने बोल दिया कि 6,000 बीसी तक मान लो। समय पे थोड़ा बहुत इतना ना जाइए, नव पाषाण इतना समझ लीजिएगा कि आज से 5, 5,500, 6,000 साल प्राचीन हम बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। जैसे नाम से पता चला नव, यानी कि इधर पर रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। जैसे अपन ने बोला कि पशुपालन के साक्ष्य हम लोग को देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। अब होता क्या है कि नव पाषाण काल आते आते पृथ्वी इतनी विकसित हो चुकी थी कि अब वहां पे टेम्परेचर जब राइज करा, जब टेम्परेचर राइज करेगा भाई, तो आप कभी ये सोचते हो कि जो बर्फ की चादरें हैं वो पिघलना चालू हो जाएंगी, और जब वो पिघलना चालू होंगी तो वो नदियों का निर्माण करेंगी, और जब नदियां का निर्माण होगा तो नदियों से बह के आएगी क्या क्या वो बालू टाइप में, यानी कि गाद, अवसाद जिसे बोलते हैं। और वो अवसाद जहां इकट्ठा होता जाएगा वो बनाएगा आपका समतल मैदान, यानी कि नव पाषाण काल में आपको समतल मैदान उत्तर भारत को देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता हो, समतल मैदान में और जहां से नदियां बह के आती हैं उनकी घाटियों में ही विकसित सभ्यताओं का निर्माण होता है। इसीलिए नव पाषाण काल एक क्रांतिकारी बदलाव है जहां पर हम लोग को बहुत सारी विकसित सभ्यताएं देखने को मिलेंगी। जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, ये सारी सारी नदी घाटी सभ्यताएं हैं, क्योंकि नदियां बनाती हैं आपका समतल मैदान। क्योंकि हिमालय से बर्फ पिघलती गई होगी, धीरे धीरे आपका मैदानों का निर्माण होता गया होगा। एक जनरल सी बात है। एक बात बताओ, जब मैदानों का निर्माण हो गया तो आप मैदान पर रहोगे कि ऊंचाई पर रहोगे भैया? ऊंचाई पर चढ़ने में तकलीफ होती है कि नहीं? आप तो प्लेन पे रहना पसंद करोगे, यानी कि प्लेन पर विकसित होना, गांव बनना, फिर शहर बनना पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसीलिए नव पाषाण काल में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी सिंधु नदी के आसपास ही पनपी, क्योंकि मैदान इतना फर्टाइल था, ऐसी स्थितियां अवेलेबल थी, ज्योग्राफिकल कंडीशन आपकी नव पाषाण काल में, वहां विकास पॉसिबल था। इतनी बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नव पाषाण काल में आपने ये तो बोल दिया, अब अगला बदलाव यहां पर ये देखते हो कि जैसे नाम से नव है तो यहां पर खेती की, कृषि की शुरुआत हो जाएगी, एग्रीकल्चर। अब एक बात बताओ, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाएगी तो क्या आप बंजारा जीवन व्यतीत करोगे, जनजाति जीवन व्यतीत करोगे, आज यहाँ घुमक्कड़ फिर कल वहां फिर वहां? नहीं, आप एक जगह स्थायी निवास करोगे, परमानेंट सेटलमेंट करोगे आप। यानी कि स्थायी निवास कब स्टार्ट हुआ? नव पाषाण काल में। और जब आपने खेती स्टार्ट कर दी तो खेती से तो हमको मिलता है अनाज, कुछ भी मान लो, चावल गेहूं, जो ज्वार बाजरा मक्का रागी, जो कुछ भी हो आपके पास। अब भैया क्या इसका खुला छोड़ दोगे क्या इसको? नहीं ना, रखने के लिए बर्तन तो चाहिए, रखने के लिए बर्तन तो चाहिए। और बर्तन बनाने की टेक्निक को बोलते हैं मृद भांड या पॉटरी सिस्टम, या मिट्टी के बर्तन को ही पॉटरी बोला जाता है। यानी कि मृद भांड बनने की या मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के मृद भांड बनने शुरुआत हुए नव पाषाण काल में। ठीक है, और जब मिट्टी के बर्तन बनाओगे तो किसका इस्तेमाल होता है? पहिया, जिसे चाक पहिया बोलते हैं। यानी कि पहिया या चाक पहिया बनाने की कला कब विकसित हुई? नव पाषाण काल में। इतने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ नव पाषाण काल की कुछ साइट्स जो हैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो पूछ सकता है कि नव पाषाण काल की कुछ साइट्स बताइए। तो एक ध्यान रखिएगा कि बिहार में एक चिरांद नाम की एक जगह हुआ करती, जैसे नाम चिरांद पड़ रहा है तो आपको कोई सीरियल याद आ रहा होगा, चिरांद ना करो। तो यहाँ पर हड्डी के उपकरण, हिरन के सींग के हड्डी के उपकरण देखे गए। अगर आपसे पूछे नव पाषाण काल में हड्डी उपकरण कहां पर देखने को मिले, कि बिहार के चिरांद में। इतनी बात रही। और भारत की जो पाकिस्तान से लगी हुई सीमा है, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोलते हैं, उत्तर पश्चिम सीमा,
जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, इसी प्रांत के आसपास सिंधु नदी बहती थी। और इसी बलूचिस्तान स्टेट में एक एरिया हुआ करता था मेहरगढ़, और इसी मेहरगढ़ में प्राचीन काल में भारत में हम लोग को कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम देखने को मिले हैं भारत के संदर्भ में। जैसे गेहूं, जौ, कपास हम लोग को इधर पे देखने को मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिले। गेहूं, जौ, ज्वार, ठीक है, ये हमने आप वो भी बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, खजूर, इन सब की खेती हम लोग को मिलती है। अब भैया एक बात बताओ, हमने पहले ही बोला है कि सिंधु नदी के आसपास का एरिया तो फर्टाइल होगा और लोग वहां पे बसेंगे, ठीक है, इतनी बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, एक साइड हमने, दो साइड हमने डिस्कस कर ली। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई बोलता है कि भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो इलाहाबाद के पास एक जगह है कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा में 6000 बीसी यानी कि 2000 और जोड़ दो तो 8000 हो जाएगा, यानी कि 8000 साल पहले जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा नामक स्थान पर देखने को मिलते हैं नवपाषाण काल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात। जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को देखने को मिल रहे हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान स्टेट में। इतनी बात हो गई। एक बात और, इलाहाबाद जाओगे, वहां पे अपने स्टार्टिंग में बोला था बैलन घाटी पड़ती है, बैलन वैली। इलाहाबाद मिर्जापुर के पास एक जगह है जो बहुत फेमस थी मिट्टी के बर्तनों के लिए, मृत भांड के लिए, या ये भी बोला गया है कि सबसे पहले वर्ल्ड में या भारत में मिट्टी के बर्तन जो बहुत ज्यादा विकसित थे वो इलाहाबाद के पास बैलन वैली के पास एक जगह थी, चोपानी मांडो, बहुत फेमस है आपका मिट्टी के बर्तनों के लिए। नवपाषाण काल की एक साइट है आपकी। बेल्लारी भी साउथ इंडिया में एक जगह हुआ करती थी नवपाषाण काल में, जो मोटे अनाज ज्वार बाजरा के लिए फेमस हुआ करती थी। ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। तो ये था आपका कि कैसे हिस्ट्री का विकास होता है ना। सिंपल सी बात है। ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो आपने इपोक, एरा, युग सुने होंगे। ज्योग्राफी स्टार्टिंग जो होती है तो वहां पे युग बताए जाते हैं, आज से करोड़ों अरबों साल पहले ये एपोक समय था, ये महासमय था, ठीक है। तो उन समय को अगर ध्यान से रखो, ध्यान दोगे ना, उसको बोलते हैं समय को क्रोन। क्रोन को डिवीजन अगर हम करें ना तो थोड़ा सा हिस्ट्री में एंट्री हो जाएगी ज्योग्राफी की, ठीक है। एंट्री करेंगे ना तो ज्योग्राफी की एंट्री होगी, क्योंकि ज्योग्राफी से ही बनता है इतिहास आपका। क्योंकि ज्योग्राफी क्लाइमेट नहीं होगी तो इंसान सफर जीवन अपना कैसे व्यतीत करेगा। लाखों साल पहले जीवन, जब पृथ्वी ढकी हुई बर्फ से, तो इंसान कैसे सरवाइव करेगा। सिंपल सी बात है। इसी तरह हिस्ट्री का आपका निर्माण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखते हैं, जैसे हमने बोला कि आप ज्योग्राफी जाओगे, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य, ये जो चट्टाने हैं ना, ये मैंने बोला चट्टाने, ध्यान रखिएगा, इन चट्टानों का निर्माण जो बहुत पहले हो चुका था, और ये जो होती हैं भारत में कर्क रेखा से नीचे पाई जाती हैं। कर्क रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच गुजरती है। धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य जो बीच में पड़ता है। भारत में जब जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी ना, तो इन चट्टानों की उत्पत्ति हो गई थी, ध्यान रखेंगे। धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, आर्कियन, सबसे पहले आर्कियन आता है, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन जो होता है ना, उसी से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, जीवन जो था, जब जीवन भी नहीं था ना, तो दक्षिण भारत का निर्माण हो चुका था, क्योंकि धारवाड़, कुड़प्पा साउथ इंडिया में ही है आपकी, ये चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। तो एक जनरल एक मैंने आपसे बात करी आपकी। तो ये था आपका हिस्ट्री से संबंधित कुछ पक्ष, जहां पर मैंने आपको कुछ अपनी बातें रखने की कोशिश करी। जल्दी भी नोट्स फॉर्मेट में आपके सामने बोर्ड पे लेक्चर प्रस्तुत करने का एक प्रयास है, और जल्दी आपके सामने आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी, और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण साइट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करी कि। और एक बात और बोलता हूं, यूपीएससी में सिविल सर्विस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले इतना बता देता हूं कि भारत में
आज से लाखों साल पहले, 10 लाख साल पहले, 5 लाख, सॉरी 10 तो नहीं आएंगे, 4-5 लाख साल पहले लोग नर्मदा घाटी में रहा करते थे। लेकिन जो 4-5 लाख साल पहले जो इंसान रहता था ना, वो होमो सैपियंस आधुनिक मानव नहीं था। आधुनिक मानव जो जन्मा है ना आज से 40,000-45,000 साल पहले, आज से 40,000-45,000 साल पहले हम लोग ने होमो सैपियंस का उदय होते हुए देखा है। ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल बोल सकते हैं या मध्य पाषाण काल की शुरुआत में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात रही। अब देखिएगा, जो भीमबेटका की बात आई है, तो भीमबेटका जो है ना, उसकी पेंटिंग जो उसकी दीवारों पे पाई गई है, वॉल पेंटिंग, वो मध्य पाषाण काल में बहुत विकसित हुआ करती थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल में बहुत विकसित। एक बार सिविल सर्वे में पूछा गया कि मध्य पाषाण काल की पेंटिंग, भीमबेटका पेंटिंग के बारे में विस्तार में चर्चा कीजिए। और आप जाओगे भीमबेटका की इंटरनेट पर स्लाइड देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे चित्र देखने को मिलेंगे जो भीमबेटका की गुफाओं पे बने हुए हैं, जहां पर लोगों ने भाला का प्रयोग करते हुए, नुकीले तीर का प्रयोग करते हुए, इस्तेमाल करते हुए चित्र आपको देखने को मिलेंगे। इस पे रिलेटेड आपका मध्य पाषाण काल में पूछा गया जा चुका है कि सर्वाधिक पेंटिंग कहां पर देखने को मिलती है, मध्य पाषाण काल में। और ये पेंटिंग क्या हमें सो प्रदर्शित करती हैं। देखिएगा, अगर आप सिविल की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी डायग्राम को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और आपके सामने वो डायग्राम है, तो वो एग्जामिनर इतना दिमागदार होता है, इतने तेज होते हैं कि वो उस डायग्राम से भी आपका क्वेश्चन पुट अप करते हैं सिविल सर्विस में। यही हुआ था। अगर वो इमेजेस नहीं समझ में आ रही या किसी ने थ्योरी लिखवा दी तो उससे काम नहीं बनेगा। इमेज समझना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, कि लोग मार क्यों रहे हैं, ये पतले तीर वाले क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये पेंटिंग देख के ही चीजें समझ में आती हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप मैंने आपको जो बेसिक जानकारियां जो हैं देने की कोशिश करी है। ये ओवरव्यू है आपका एक, कि कैसे हिस्ट्री का निर्माण होता है, कैसे हिस्ट्री कार्य करती है। अब इसके इंडिविजुअल चैप्टर पे जाएं तो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद आर्यन कल्चर, ये देखने को मिलेगा, है ना। पहले सिंधु घाटी, फिर आर्यन कल्चर, ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग स्टेज बाय स्टेज बढ़ते हैं। तब हिस्ट्री हम लोग को एक एक चैप्टर हम लोग समझेंगे। आज का लेक्चर सैंपल की तरह था। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज वेट ना करें, लाइक करते जाएं, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करने में देर ना करिए। और अपने फ्रेंड्स को बोलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बनता है बॉस, मोटिवेशन मुझे भी बहुत जरूरत है। ठीक है, और लेक्चर जल्दी आपके सामने नोट्स के रूप में भी अवेलेबल होंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि जल्दी हमारा लेक्चर किसी थिंकर पे आएगा, पॉलिटिकल साइंस पर। तो कोशिश है कि जल्दी मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस थिंकर पे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूं। ठीक है, लेंथी हो सकता है वो भी, क्योंकि बड़ा है। पॉलिटिकल साइंस सिविल में काम में आएगा, नेट जीआरएफ में भी काम आएगा। तब तक के लिए जल्दी हम लोग मिलते हैं, आपसे जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। आपका फ्रेंड सतेंद्र जीएस एकेडमी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जीएस पढ़ाते हुए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। थैंक यू। ओके, बाय बाय।